नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसी को प्रथम प्रश्न पत्र भी कह दिया गया है। यानी कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य बीए के 5th सेमेस्टर में आप हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे पेपर 1 में पढ़े चाहे पेपर 2 में पढ़े, बात एक ही है। ठीक है, पेपर के नाम आगे पीछे होने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें वही रहती हैं सेम। तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जिसमें आपको आदिकाल से लेकर के आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल तक जो ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता परक रचनाएं लिखी हैं या ऐसे रचनाएं लिखी हैं जो कि राष्ट्र प्रेम से एक प्रकार से उद्बोधित करती हुई आपको प्रतीत होती हैं, वो सारी रचनाएं जो हैं उन सारे रचनाकारों के नाम, और यहाँ तक कि हिंदी के जो कुछ गीतकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता से अभिप्रेरित जो है गीत लिखे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका था, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण चीज़ें समझा चुके हैं। आज का जो वीडियो है प्रभु, ये होगा आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय का सारा कुछ मैं करवा चुका हूं 2 वीडियो के माध्यम से, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ उसको देखा, तीव्र गति से और बहुत ही बारीकी के साथ हम इन चीज़ों को समझेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। 2025-26 के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, महामैराथन रिवीजन क्लास है। यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका भैया जगनिक को लेकर के। जगनिक कौन है? जगनिक ये आदिकाल के एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, जगनिक। ठीक है, जगनिक की अगर बात की जाए तो आलखंड नाम का एक रचना है जिसको जगनिक ने लिखा है आपके पाठ्यक्रम में। इनसे कुछ पंक्तियाँ संकलित हैं। तो जगनिक के साहित्यिक योगदान, यानी कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है उसके बारे में बताएं। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि लोक गाथाओं में निवास करने वाला ही लोक साहित्य होता है। किसमें? ऐसे साहित्य जो कि लोक गाथाओं में निवास करते हैं, लोक के साहित्य कहे जाते हैं। और लोक साहित्य में जगनिक का नाम लिया जा सकता है, चूँकि आलखंड जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं। जैसे कि अरे जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ले ब्याह करवाए, और रिम झिम भाला बरसे, वह मैदानन के बीच मझाए, कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ठीक है, और धै द्यो डोला समर खेत माँ, जे जीते ते लिए उठाए, दांत उखारे भवरा नल कै, ते दिल्ली में करे दुआरक चार। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे 12 बरस ले कुकर जीवे, औ 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के आल्हा आपको मिलते हैं। ठीक है, आलखंड में आपने कई सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें संकलित हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा। मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर अगर मैं आपको ज़्यादा डीपली जाऊँगा तो बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसे होते हैं, अलग अलग जगहों पर गाए जाते हैं। ठीक है, जो चौपालों से लोकगीतों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, इसी साहित्य के प्रखर प्रेरक हैं जगनिक। ठीक है, आल्हा आज से नहीं, जबकि जो है आप देख रहे हैं कि हिंदी के आदिकालीन साहित्य से ही चलता आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बड़े आलोचक हैं। इन्होंने कहा कि जगनिक का जन्म संवत 1230 विक्रमी में हुआ था। कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि के रूप में जगनिक जाने जाते हैं, परमर्दी देव वर्मन। ठीक है, जिनको आप परमालिक आल्हा में कहते हैं। ठीक है, परमालिक के 2 योद्धा थे, उनका नाम था, एक का नाम था जो है क्या नाम था, आल्हा, उदल, मलखान, ये सभी लोगों का नाम सुना होगा। तो ये सब थे। ठीक है, दरबारी कवि जगनिक थे। ना केवल कवि थे बल्कि योद्धा भी थे। ये लड़ते भी थे युद्ध में जाकर के। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग भी लिया था, जिसका वर्णन चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया है। चंद बरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। चंद बरदाई युद्धों का सजीव चित्रण करने के लिए माहिर जाने जाते हैं और हिंदी के आदिकालीन साहित्य के कवि हैं। ऐसे ही जगनिक थे। जगनिक ने आलखंड लिखा है जो परमर्दी देव बर्मन और आप देखते हैं उनके बारे में है, और खास करके पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध होता है। आल्हा उदल का पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर जो है जाते हैं शादी करने के लिए। वहाँ पर चौड़िया, एक चौड़ा नाम का इनका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है,
तो उससे एक प्रकार से युद्ध होता है। चौड़ा द्वापर के मतलब कि द्वापर द्रोण के अवतार यानी द्रोणाचार्य का अवतार चौड़ा को कहा जाता है। अर्जुन का अवतार इनको उदल को माना जाता है। युधिष्ठिर का अवतार आल्हा को मानते हैं कहा जाता है। और भीम का अवतार मलखान को मानते हैं। मलखान जाते हैं दिल्ली में, पूरा एक भंवरा नल नाम का एक हाथी होता है दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर। उस भंवरा नल के हाथी का जो दांत उखाड़ा कि दांत उखाड़े भंवरा नल के ते दिल्ली में करे द्वार एक चार, यानी ऐसा व्यक्ति जो भंवरा नल हाथी का दांत उखाड़ेगा वो दिल्ली में द्वार पूजा करने के योग्य होगा। यानी कि जो शादी करेगा यहाँ पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर, ठीक है, ये शर्त रखी गई थी। तो दांत भंवरा नल का दांत उखाड़ा भंवरा नल हाथी, जब इसको मलखान को रौंदने लगा अपने पैरों से, तब तक उदल दौड़े कि अरे दादा हमारे भैयक तो मार डारी सथिया, हमारे भैयक तो मारे के एकदम से उद्धृत होगा। तब ऐसी स्थिति में उदल को रोका, ए उदल रुको यार, मलखान बोलता है। मलखा तब क्या बोला, मलखा बोला अरे अभी तो अपना जो है ये पीठ मैं कड़वा रहा हूँ। पीठ कड़वाने का मतलब होता है अभी तो ये थका लगी थी मेरी अगले युद्ध की, जो पिछला युद्ध हुआ था उसकी थका लगी थी, वही थका दूर करवा रहा हूँ इस भंवरा नल हाथी से। अभी हमें क्या देखे पाए, उठा के हथिया को पटकता है, उसके बाद में उसका दांत वांत उखाड़ लेता है। उसके बाद में एक खंभा था जो जितना ऊपर गड़ा था उससे 7 या 8 गुना नीचे गड़ा हुआ था, तो उस खंभे को भी उखाड़ते हैं मलखान। और उस खंभे को पर वरदान रहता है, मतलब कि श्राप रहता है कि वो खंभा जो उखाड़ेगा वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन मलखान जो है बेहोश हो जाते हैं उस खंभे को उखाड़ने के बाद में। बहुत बलशाली खंभा था, उस खंभे को उखाड़ते हैं तब जा करके कहीं उनका शादी वगैरह की बात आती है। तो ये थे जगनिक ये सब वर्णन करते हैं आल्हा में। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन करते चंद बरदाई। तो दोनों एक प्रकार से कवि थे, दोनों युद्ध में जाते थे, देखते थे युद्ध कैसे हो रहा है, तब तो लिखते थे कि रिम झिम भाला बरसे, जैसे सावन महीना में झरझर झरझर पानी बरसत है, ऐसे भाला और तीर बरसत है युद्ध के मैदान में, ठीक है। जगनिक की ख्याति उनकी कलम से बढ़ी। उन्होंने परिमाल लासो या जिसको आलखंड कहते हैं काव्य लिखा। इसमें आलखंड का कोई जीवित रूप नहीं है, लेकिन गीतों के रूप में इसकी उपलब्धता पहले से बनी हुई है और आज अलग अलग जगहों पर इसको गाया जाता है। आल्हा और उदल ये 2 व्यक्ति हैं, महोबा के थे। उनकी वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और इनका श्रेय कवि जगनिक को ही जाता है। कवि जगनिक ने आल्हा उदल के नाम से बड़ी सारी चीज़ें लिखी, जिन्होंने आल्ह नामक गीत रच करके गांव-गांव प्रसिद्ध कर दिया। 52 युद्धों का वर्णन आलखंड में किया गया है। इस दृष्टि से यह विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। इस ग्रंथ में शौर्य और श्रृंगार के अनेक प्रसंग मिलते हैं। एक तरफ तो शौर्य की वीरता, आल्हा उदल की वीरता और मलखान की वीरता का वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ मछला और तमाम प्रकार की ऐसी सुंदर स्त्रियां हैं जिनके प्रेम में पड़ करके कि भाई इंद्र और भगवान शंकर ये सब शर्मा रहे हैं उनकी आभा को देख करके, यानी इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां। तो ये सारी चीजें भी, यानी दोनों का बड़ा ही शौर्य और सौंदर्य, शौर्य और श्रृंगार का बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है इन्होंने। तो ये है भैया जगनिक। तो जगनिक ने इस तरीके से हिंदी साहित्य को अपना अवदान दिया। समझो का अवदान दहीन रहा, बिल्कुल। अभी ना लिख दो कि बढ़िया खूबसूरत स्त्री के बारे में बताइन रहा, ये लिखना कि श्रृंगार का और शौर्यता पूर्वक युद्धों का वर्णन बहुत ही बारीकी के साथ करने में माहिर हैं जगनिक महोदय। युद्धों का सजीव चित्रण करते हैं। ये केवल एक कवि नहीं बल्कि एक योद्धा भी थे। यही सब लिख देना, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह पर हमला किसने करवाया था और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। देखें, 1707-8 ईस्वी में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों जमशेद खान और जो है वासिल बेग के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के लिए भेजा था, ठीक है। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया। उनके घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और गहरा रक्तस्राव होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनका निधन 7 अक्टूबर 1707-8 ईस्वी को नांदेड़ में हो जाता है। इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बारे में समझे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भूषण की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। महाकवि भूषण की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, महाकवि भूषण रचित 6 ग्रंथ बतलाए गए हैं, यानी 6 ग्रंथ इनके मिलते हैं, ठीक है। इसमें से 3 ग्रंथ है। पहला है भूषण हजारा, दूसरा है भूषण उल्लास, तीसरा है दूषण उल्लास। अभी तक देखने में नहीं आए हैं। इनके शेष ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। बाकी ये सब दूषण उल्लास, भूषण
उल्लास और भूषण हजारा ये आपको देखने में नहीं मिले हैं, कई शोधों के द्वारा भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा शिवराज भूषण ने अपनी इस कृति की रचना तिथि ज्येष्ठ सदी 13 रविवार संवत 1730 यानी कि 29 अप्रैल 1673 ईस्वी रविवार के दिन करी थी। इसमें 382 छंदों का प्रयोग है। शिवराज भूषण में उल्लिखित शिवाजी विषय के ऐतिहासिक घटनाएं 1673 ईस्वी तक घटित हो चुकी थी। इससे भी इस ग्रंथ का उक्त रचनाकाल ठीक ठहरता है। साथ ही शिवाजी और भूषण की समसामयिकता भी सिद्ध हो जाती है और दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से समकालीन। भूषण भी एक कवि भी हैं और योद्धा भी हैं। शिवराज भूषण में 384 छंद हैं। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है। कवित्व और सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन बड़े बारीकी के साथ किया गया है। शिवाजी में 52 छंदों शिवा बावनी में 52 छंदों में शिवाजी की कीर्ति के बारे में बताया गया है। छत्रसाल दशक भी इनकी रचना है। शिवा बावनी, ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण की रचनाएं हैं। इसमें 10 छंदों में छत्रसाल बुंदेला का यशोगान किया गया है। भूषण नाम से प्राप्त फुटकर पद्यों में विविध व्यक्तियों के संबंध में कहे गए कुछ श्रृंगारात्मक और पद्य संग्रहित हैं। तो इस तरीके से भूषण की ये 3 रचनाएं, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये इस तरीके की रचनाएं हैं जिसमें एक प्रकार से शिवाजी से रिलेटेड कई सारी रचनाएं, मतलब कई सारी बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भूषण के काल का मूल्यांकन रीतिकालीन वीर साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। बताएं, भूषण के काल का मूल्यांकन रीतिकालीन वीर साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। किसके बारे में भैया? भूषण काल का, भूषण के काल का, भूषण के समय का मूल्यांकन रीतिकालीन वीर साहित्य के रूप में कीजिए कि वीरतापूर्वक साहित्य में भूषण का क्या योगदान रहा है। देखिए, रीत या श्रृंगार काल में विविध धाराओं में साहित्य का सृजन हुआ। चूँकि भूषण से पहले आप देखते हैं जगनिक और चंद्रबरदाई जैसे महान कवियों ने जो है वीरतापूर्वक रचनाएं लिख रहे थे। आदि काल में वीरतापूर्वक ही रचनाएं हो रही थीं। रीति काल में आकर के युद्धों का सजीव चित्रण कम और नक्सिक वर्णन, स्त्रियों के रूप लावण्य का चित्रण किया जा रहा था। स्त्रियों के एक प्रकार से उनके नक्सिक वर्णन किए जा रहे थे। उनके होंठ कैसे हैं, उनके उभार कैसे हैं, उनके यौवन कैसा है, उनका पैर कैसा है, उनकी निगाहें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, उनका मुखड़ा कैसा है, इन्हीं सभी का वर्णन किया जा रहा था। यानी जो है स्त्री देह का मांसल चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा था अभी तक। लेकिन भूषण की अगर बात की तो भूषण जो है रीतिकालीन साहित्य परंपरा में वीरतापूर्वक रचनाएं लिखने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो वीर साहित्य उसमें एक महत्वपूर्ण धारा रही है। संस्कृत प्राकृत की वीरों पाशक परंपरा ग्रहण करते हुए रीतिकाल में वीर साहित्य की वीर गाथाओं के रूप में निर्मित हुआ। आदिकाल और भक्ति काल से प्रभावित यह धारा इस काल में पूर्व दोनों कालों की कुछ प्रवृत्तियों को भी समेटती है। इसलिए इस काल में वीर साहित्य में कुछ प्रवृत्तियां आदिकाल की भी है और कुछ नई प्रवृत्तियां भी है। इन सबको समेटते हुए रीति या श्रृंगार काल के वीर साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार वर्णित की जा सकती हैं। जैसे कि भूषण के काव्य में आप देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों की रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, विविधता क्षेत्रीय वर्ण पद्धति का प्रयोग होता है। इस काल में यानी इस समय में वीर साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया। इस विविधता को देखते हुए कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय वर्णन तथा उद्देश्य की विविधता इस युग के इस धारा के काव्य की अपनी निजी विशेषता रही है। यानी चूंकि भूषण जो थे वो अलग अलग स्थानों पर जाया करते थे, अलग अलग युद्धों से वर्णन किया करते थे, तो ऐसे में विविधतापूर्ण साहित्य जरूर मिलेगा। ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा की गई है। इस काव्य में आदिकालीन साहित्य की तुलना में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा अधिक मात्रा में की गई। यानी कि जो भूषण ने लिखा है शिवाजी के बारे में वो सत्य प्रतीत होता है। काल समय सब कुछ एकदम सटीक प्रतीत होता है। लेकिन जैसे चंद्रबरदाई का पढ़ेंगे और आप जगनिक को पढ़ेंगे या फिर आप किसी को पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा, उसमें कल्पना ज़्यादा मिलेगी और उसमें वास्तविकता या उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, वास्तविकता कम मिलेगी आपको, यानी काल्पनिकता ज़्यादा मिलेगी, ऐतिहासिकता का अभाव मिलेगा, कमी मिलेगी। इसके अलावा देशभक्ति और वीरता का गौरव किया है भूषण ने, गौरव गाथा है। यानी भूषण, लाल, कवि, ठीक है, सूदन आदि की रचनाओं में आश्रयदाताओं की मात्र प्रशस्तियां ही नहीं हैं, यानी जिनके यहाँ पर रहते थे उन्हीं का गुणगान ही नहीं करते थे, बल्कि कवि के मन की देशभक्ति और वीरता के प्रति श्रद्धा भी दिखाई पड़ती है। यानी जैसे कि आदिकाल में आप देखते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा खूब दबा के की जा रही थी। चाहे आश्रयदाता यानी जो राजा जिसके यहाँ पर कवि रहते थे उनकी खूब बड़ाई चढ़ाई करते थे ताकि कुछ मिलता रहे उनको खाने पीने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भूषण में नहीं दिखता है। युद्धों का
सांगोपांग वर्णन करते हैं, यानी कि इस समय के कुछ कवियों के लिए स्वानुभव था तथा कुछ कवियों के लिए आंखों देखी घटनाएं थीं। इसलिए लगभग सभी रचनाओं में युद्ध का सांगोपांग वर्णन किया जाता है, यानी कुछ घटनाएं आंखों से देखी हैं, कुछ घटनाएं अनुभव के अकॉर्डिंग करी गई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती हैं। तो ये थे महाकवि भूषण। अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है, भारतेंदु जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की साहित्यिक सेवा पर प्रकाश डालिए। देखिए, साहित्य सेवा की अगर बात की है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों की रचना हेतु योजनाएं बनाई हैं। स्वयं लिखा है उन्होंने और अन्य लेखकों से लिखाया भी है। उन्होंने हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों की धारा को जीवन के धरातल पर ला करके सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भावना की ओर मोड़ा। भारतेंदु ने अपने नाटकों की रचना के द्वारा जो वातावरण बनाया उसमें ईश्वरोन्मुख प्रेम और देश प्रेम विशेष रूप से मिलता है। भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों ने भारतेंदु की परंपरा को पुष्ट किया और आत्मोन्नति और देशभक्ति के भाव का सिंचन किया। यानी यहाँ पर अपने आत्मा की उन्नति, अपने देश की उन्नति के लिए काम किया गया। ठीक है, सार रूप में भारतेंदु युगीन कविता में राष्ट्र प्रेम खूब दबा के मिलेगा। ठीक है, निज भाषा के प्रति एक प्रकार से यहाँ पर अपनी भाषा के प्रति उत्थान मिलेगा। भारत विपन्न अवस्था पर क्षोभ किया गया है। स्वधर्म स्वभाषा पर बल दिया गया है। भारतेंदु लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। ठीक है, तो और तमाम प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, स्व संस्कृति के प्रति गौरवपूर्ण लगाव दिखता है। इसके साथ विदेशियों के अन्याय और अत्याचारों के प्रति क्षोभ दिखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में उदारता, दृढ़ता, परंपरा व आधुनिक कला, विनम्रता, गुण गौरव और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। वे भारतीयों के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। यानी भारत के लोग जो सोच सकते हैं उसको उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखने का प्रयास किया। वे प्रेमी और मार्गदर्शक भी थे। वो एक प्रकार से कहते हैं एक प्रेमी युगल का, एक प्रकार से जब एक प्रेमी प्रेमिका आपस में अलग हो रहे होते हैं या फिर वो परदेश जा रहा ही होता है, पति और पत्नी कहती है कि रोक कहूँ जो तो अमंगल होयो, प्रेम नशे जो कहाँ पिए जाइए, जो कछु न कहें तो लघुता, और जो कुछ कहा मतलब कि कछु न कहें तो जो है एक प्रकार से लघुता, और कुछ कहें तो प्रेम नशा। इस तरीके से लिखा कि भाई प्रेम नष्ट होता है, अगर कहती रोकती हूँ तो अमंगल होता है, टोकना हो जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें बात होती है। उनका फक्कड़ पर उनके राजशाही मिजाज का पर्यायवाची था। कुल मिलाकर के भारतेंदु जैसा मेरे हिसाब से भारतेंदु के समय में कोई कवि दूसरा नहीं था। इसीलिए एक प्रकार से भारतेंदु युग के नाम पर 50 साल हिंदी साहित्य के समर्पण कर दिए जाते हैं। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है प्रभु। इसीलिए जाना जाता है चूँकि एक प्रकार से भारतेंदु जी ने बड़ा काम किया है। अगले विद्वान आ चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध की अगर बात की, ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए कवि रहे हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह युग राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावधारा और जनसेवा के आदर्शों से प्रभावित हुआ। हरियोध जी के काव्य में प्राचीन आदर्शों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यानी प्राचीन जो आदर्श थे, जो आइडियल चीज़ें थी, उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने किया है। इन्हें इस युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, द्विवेदी युग का। इस युग में इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये पौराणिक पात्रों पर आधारित इतिवृत्तात्मक ग्रंथ हैं, जिसमें खूब बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बताई गई हैं। द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता का प्रभाव हरियोध जी पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्रिय प्रवास के उद्भव एवं राधा एक दूसरे को कर्म का उपदेश देते हैं। प्रिय प्रवास में आप देखते हैं राधा जो है बैठी हुई है और कृष्ण के पास पवन को दूत बना करके भेजती है। कैसे कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह, गेह माने घर, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से, दृग युगल मतलब कि होता दोनों नयनों से, दृग युगल से थे धरा को भिगोते। वो एक प्रकार से पृथ्वी को भिगो रहे थे, आंसू गिर रहे थे माता जो है इनको क्या नाम है राधा जी को। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, विरह में। बैठी खिन्नायक वह गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। ठीक है, आई उसी काल प्रातः वाली सुपवन वातायनों से। ठीक है, और मतलब झरोखे से मतलब तमाम हवा आती है, वो उसी हवा को दूध बना करके भेजती हैं कि जाओ और रास्ते में कोई क्लांत अगर मिले, कोई भूखा प्यासा मिले तो उसको पहले उसकी कष्ट को निवारना, फिर आप जाना। तो तमाम प्रकार, एक तो अपने प्रेमी की विरह में अवस्था में जल रही हैं, दूसरी तरफ उसको दूध बना करके एक
पवन को भेजती हैं। इसके साथ ही साथ उस पवन को उसके कर्तव्य का भान भी करवाती हैं कि अगर रास्ते में कोई क्लांत, कोई भूखा, कोई किसान मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो उसको आप पहले छांव देना, उसको पहले आप उसके पसीने को मिटाना, उसकी जो है थकावट को मिटाना, फिर आप मेरे दूत बन करके जाना। ठीक है, यानी अपने कर्तव्य को मत छोड़ना मेरे लिए। हरियोध जी के काव्य में श्रृंगार का उदात्त रूप देखने को मिलता है। उदात्त माने बहुत जबरदस्त रूप, उदात्त माने नंबर 1 का रूप देखने को मिलता है, अव्वल दर्जे का एक प्रकार से सौंदर्य का, ठीक है, श्रृंगार का बड़ा जबरदस्त वर्णन मिलता है। उन्होंने सभी पात्रों के नवीन आदर्श रूप प्रस्तुत किए हैं, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। हरियोध के काव्य में हमें सुधारवादी वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, दृष्टिकोण देखने को मिलता है। बेटा, उन्होंने देश और समाज की स्थिति में सुधार लाने का काम पात्रों के माध्यम से करवाया, जो उनके महाकाव्यों में, उनके काव्यों में वर्णित हैं। पौराणिक अतिरंजित कथानकों को वैज्ञानिकता प्रदान करी। इस प्रकार द्विवेदी युग की विशेषताओं को समेटे हरियोध युग प्रतिनिधि कवि बन जाते हैं। और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में हरियोध जी, मैथिली शरण गुप्त जी, इन सभी का नाम आता। चूंकि मैथिली शरण गुप्त के काव्य को पढ़ेंगे या हरियोध जी के काव्य को पढ़ेंगे, दोनों में इतिवृत्तात्मकता, दोनों में जो है आदर्शमुखी वर्णन, दोनों में एक प्रकार से द्विवेदी युग की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। और जिस भी कवि में द्विवेदी युग के या कोई भी युग का हो, जैसे कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, क्यों? चूंकि छायावाद की सारी प्रवृत्तियां जयशंकर प्रसाद में कूट कूट कर भरी हुई हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रिय प्रवास के आधार पर राधा की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। बढ़िया प्रश्न। देखिए, प्रिय प्रवास की राधा भक्ति काल और रीति काल की राधा से बिल्कुल अलग नारी है और एक आदर्श नारी है। राधा के पौराणिक रूप को आधुनिकता प्रदान की गई है। कृष्ण के विरह की अग्नि उसके हृदय को दाह प्रदान करती है, अग्नि प्रदान करती है, परंतु इसी दाह में तप कर वह उदात्त विचारों को प्राप्त होती है। एक अच्छे विचारों का जन्म उसके अंदर होता है। राधा के अंदर लोक सेवा को वह प्रथम कर्तव्य मानती है। वो पवन को दूतिका बना करके भेजती है, लेकिन कहती है कि रास्ते में अगर कोई भूखा प्यासा मिल जाएगा तो पहले उसकी मदद करना। अपने कर्तव्य को छोड़ करके आप मेरे प्रिय के पास मत जाना, पहले अपने कर्तव्यों को भी करते रहना, साथ साथ फिर मेरे जाना उसी के साथ। लोकापवाद की उन्होंने निंदा करी है। ब्रजवासियों के कष्ट के आगे वह अपना कष्ट भूल जाती हैं और निरंतर सेवा के द्वारा वह अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करती हैं। वो अपने आप को बिजी रखती हैं। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ हो, आप में से किसी को किसी लड़की ने छोड़ा हो, किसी लड़के ने किसी को छोड़ करके गया हो, तो आप रोइएगा ये बिल्कुल भी नहीं कि आप रो रहे हैं कि एक बार फोनमा उठा ले तो मजा आ जात। ऐसे नहीं, ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक करने दो। कब तक ब्लॉक करेगी, कब तक ब्लॉक करेगा कोई? रहने दो ब्लॉक उसको। आप भी ब्लॉक कर दो या ना भी ब्लॉक करो, छोड़ दो उसको, ब्लॉक ही मत करो, आप उसको रहने दो। ठीक है, फिर जब वो चारों तरफ से घूम करके आएगा, फिर जैसे है एक समुद्र में एक नाव है, उस नाव पे एक पंछी बैठा हुआ है। समुद्र चूंकि बहुत बड़ा होता है, उसमें एक छोटी सी नाव है, उड़ने दो उस पक्षी को। तो पक्षी जैसे जैसे उड़ पक्षी जो है फिर जहाज को आवे, ठीक इसी प्रकार से ये आजकल के जो चल रहे हैं सिस्टम में, जैसे कि लड़के लड़कियों का, सेम ऐसा होता है। जाने दो, वह कब कल्पित था। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है जाएगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर प्रिय प्रवास में हरियोध जी बताने का प्रयास करते हैं राधा जी के माध्यम से कि भाई वो राधा अलग है जो कि एक प्रकार से उद्धव से लड़ जाती है, वो राधा अलग है जो कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये राधा अलग है। ये कहती हैं कि पहले फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा या फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट वरीयता उसको मिलेगी जो एक प्रकार से कर्तव्य होगा, लोक कर्तव्य होगा। और लोक कर्तव्य अगर हम करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, तो एक प्रकार से हमारी जो विरह की अग्नि है उसी व्यस्तता में भस्म हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपको विरह की अग्नि को भस्म करना है तो प्रिय प्रवास की राधा बने। ठीक है, प्रत्येक वस्तु व्यक्ति व स्थान में वह कृष्ण को देखती हैं, उनमें विश्व बंधुत्व की भावना का उदय होता है। इस प्रकार राधा का वैयक्तिक प्रेम विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, सिद्ध कीजिए कि गुप्त जी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। बताएं, सिद्ध कीजिए कि गुप्ता जी, कौन गुप्ता जी? गुप्ता जी का मतलब क्या है? मैथिली शरण गुप्ता जी। गुप्त जी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी किस युग के थे? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग कब से कब तक? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक रहा द्विवेदी युग भैया। ठीक है, नोट डाउन कर लियो सब। लाइक तो ठोको भाई, लाइक करो, मजा नहीं आ रहा है, इतना जबरदस्त आपको पढ़ा रहे फिर भी आप लाइक नहीं ठोक रहे हो। लाइक ठोको दबा के। ठीक है, चले
गुप्त जी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो युग समस्याओं का चित्रण किया है, ठीक है। गुप्त जी ने अपने विभिन्न काव्यों में युग की विभिन्न समस्याओं को उभार कर सामने रख दिया, उसका समाधान भी सामने रखा। गुप्त जी ने प्राचीन मर्यादा, समन्वय, प्रेम, कर्मण्यता आदि को आदर्श भावों की पृष्ठभूमि में आधुनिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। रंग में भंग, भारत भारती में तत्कालीन राष्ट्रीयता का शंखनाद किया है। भारत भारती जो रचना है, इसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी। अब आप समझो, आज के युग में तमाम प्रकार के कवि इधर उधर चुद्ध चुद्ध जो है जल रहे हैं और एकदम से जुगनू की भांति अब के कवि खद्योत्सम जहां ताकत प्रकाश लिखने वाले झौआ भर पड़े हैं, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है उनको। लेकिन द्विवेदी युग एक ऐसा युग था, उसके एक कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य का जो उदय हुआ है, वो उदय और किसी साहित्य में नहीं दिखेगा। द्विवेदी युग जो है, एकदम से मान लीजिए खड़ी बोली के उफान का काल है। हिंदी साहित्य का एक नया उत्थान का युग है। हिंदी की पारिस्कृति और परिनिष्ठित जो भाषा हमारे समक्ष निकल करके आती है, वो काशी मतलब कि जो एक प्रकार सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 में संभाला। उनके द्वारा जो एक प्रकार से जिस तरीके के मापदंड फिक्स किए जाते हैं कविता को लिखने के, उन सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जब भी मिलते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले चरण छू के प्रणाम करते थे, ठीक है। वो कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि मेरे लिए ये महाबली के समान है। जिस तरीके से तुलसीदास को मोटिवेशन मिला था, किसको? तुलसीदास को मोटिवेशन मिला था या तुलसीदास को लिखवाया था हनुमान जी ने स्वयं आकर के, ऐसे ही हमारे लिए महावीर की भांति हैं। ये महावीर हमारे लिए उस महावीर की भांति है। उस महावीर मतलब कि हनुमान, ठीक है। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम तनुजबन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराम धे समरकपत प्रे भक्तम वातयातम नमामि। उस हनुमान की भांति महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। गुप्त जी कहते हैं हमारे लिए जिस तरीके से तुलसीदास के लिए हनुमान जी आए थे लेखन कला में, तो लेखन कला के मापदंड फिक्स करते हैं मैथिली मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गुप्ता जी एक प्रकार से बहुत विद्वान आदमी थे। भारत भारती नाम की रचना जब लिखी जाती है, इसको पढ़ने के लिए पूरा भारत एक हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए अलग अलग भाषा के लोग हिंदी सीखना प्रारंभ कर देते हैं। ये है मैथिली शरण गुप्त का एक प्रकार से वर्चस्व, ये है मैथिली शरण गुप्त का एक प्रकार से धाकड़ अंदाज। राष्ट्रीय आंदोलन के समस्त परिवर्तन गुप्त जी की रचनाओं में मिलते हैं। 1919 में हिंदू मुसलमानों के झगड़े भी हुए, इसका स्पष्ट प्रभाव गुप्त जी की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस प्रकार गांधीवाद आदि विचारधाराओं से गुप्त जी भी प्रभावित रहे हैं। यानी गुप्त जी पर युग के समय जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी उसका प्रभाव जरूर पड़ा है। दूसरी, प्राचीन संस्कृति के पुजारी रहे। गुप्त जी भारत की प्राचीन संस्कृति के पुजारी हैं। देशभक्ति उनके काव्य में कूट कूट कर भरी है, पग पर दिखाई पड़ती है। गुप्त जी भारत के प्राचीन संस्कृति के आधार पर वर्तमान को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। उसके पक्षपाती हैं, यानी कि अतीत की गौरव गाथा करके वर्तमान को सुधारने का प्रयास मैथिली शरण गुप्ता जी करते हैं। कहते हैं कि वर्तमान यह आयोजन है निज भावी जीवन का, कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ इस जग का। इस तरीके के रचनाएं लिखने के लिए माहिर जाने जाते हैं। साकेत नाम का महाकाव्य में, वो साकेत महाकाव्य में आश्वस्त आर्य समाज या आर्य धर्म को प्रतिष्ठित देखकर गुप्त जी प्रसन्नता से उभर उठते हैं और कहते हैं कि आर्य सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आर्य धर्म आश्वस्त हुआ। इस तरीके की चीज़ों को लिखने के लिए जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी उन पात्रों को लिखने का प्रयास करते हैं जो किसी कवि ने सोचा भी नहीं था। कैकेयी का अनुताप, कैकेयी के उस पक्ष का वर्णन करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी जिस पक्ष का वर्णन आज से पहले किसी कवि ने नहीं किया था। और वो वर्णन क्या है बेटा? वो वर्णन है कि कैकेयी का एक तरफ प्रेम है भरत के प्रति, दूसरी तरफ राम के प्रति भी प्रेम है। कैकेयी क्यों वनवास भेजती है, इसका वर्णन किसी ने नहीं किया। कैकेयी को आपने तो विलन साबित कर दिया। कैकेयी को तो आपने कह दिया कि कैकेयी तो बड़ी धूर्त थी, बड़ी एक बेकार एक किस्म की औरत थी जिसने एक प्रकार से निजी स्वार्थों के लिए पूरा राज्य विखंडित कर दिया। लेकिन कैकेयी का वो पक्ष जो आज तक किसी ने नहीं शामिल किया, उसको एक प्रकार से ला करके मैथिली शरण गुप्त हमारे समक्ष रखते हैं। सभी लोगों ने एक प्रकार से बेटा, सभी लोगों ने तो दुनिया भर की चीज़ें बताई, उर्मिला के बारे में किसी ने नहीं बताया।
दोनों ओर प्रेम पलता है नाम की कविता लिखते हैं मैथिली शरण गुप्ता जी। कहते हैं कि भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष का त्याग किया, भाई के साथ भाभी के साथ निकल गए जंगल में राम जी और सीता जी के साथ, लेकिन उर्मिला यहाँ पर घर में बैठ करके 13-14 साल बिताना किसी स्त्री के बस की बात नहीं है। आजकल की स्त्रियां 10 या 1 महीने कोई पति परदेश में चला जाता है तो किसी दूसरे से उनका संबंध हो जाता है या किसी दूसरे से बातचीत करने लगती हैं। इस तरीके की आप तमाम प्रकार की न्यूज़ सुनते आ रहे होंगे। और उस समय आप सोचो कि उर्मिला जी जो हैं, लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं आए जंगल से घर पे, और 14 साल तक स्त्री को देखा भी नहीं, वीडियो कॉल भी नहीं थी कि यहां से मिला लिया और देख लिया। सोचो कैसे रही होंगी वो, सास ससुर की सेवा कर रही थी। लक्ष्मण का त्याग तो दुनिया भर को दिखा, लेकिन उर्मिला का त्याग, लक्ष्मण की पत्नी का त्याग किसी को नहीं दिखा, और वो त्याग दिखा मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी बेटा, चूंकि मैथिली शरण गुप्त मेरे फेवरेट कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की राष्ट्रीय भावनाओं पर प्रकाश डालिए। गुप्त जी राष्ट्रीयता से एकदम से प्रेरित थे। गुप्त जी की राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकाश ऐसे डाल सकते राष्ट्रीयता। देखिए, गुप्त जी सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी कविता में राष्ट्रीय प्रेम की भावना अत्यंत व्यापक रूप से पाई जाती है। राष्ट्रीय विचारधारा का सूत्रपात गुप्त जी ने ही किया है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्होंने भारत की वर्तमान दशा पर आंसू नहीं बहाए। उन्होंने अतीत का स्वर्णिम पृष्ठ भी खोल दिया कि देखो समुद्रगुप्त भी एक था, देखो कनिष्क भी एक था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी एक था, देखो चाणक्य भी थे, देखो ये भी थे, देखो हमारे राम जी भी थे, कृष्ण भी थे। वो तो नहीं डरे, आज इन अंग्रेजों से डर रहे हो, धूर्त, मर मिटना चाहिए हमको। इस तरीके की बातें करते हैं, अतीत की गौरव गाथा ला करके युवाओं में जोश भर देते हैं। गुप्त जी भारत भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना है। उन्होंने इसमें अतीत प्रेम प्रकट हुआ है इनकी रचना में। उन्होंने प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा के साथ आशापूर्ण भविष्य का चित्र खींचा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्या लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इस तरीके की एक प्रकार से चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिख रहे थे। गुप्त जी राष्ट्रीय भावना उनकी सभी रचनाओं में मिलती है। भारत भारती से लेकर के आज तक सभी रचनाओं में उनका राष्ट्र प्रेम झलक रहा है। गुप्त जी के काव्य को जातीयता, सांप्रदायिकता या संकुचित राष्ट्रीयता का पोषक बतलाया जाता है, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। गुप्त जी को लोग कहते हैं कि भाई जातीयता के समर्थक थे, ये ब्राह्मणों की एक प्रकार से प्रणाम करते थे या वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे। तो भाई वर्णाश्रम क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर जातीयता, देखिए जातिवाद बुरी बात है। अगर आप केवल अपने धर्म या अपने, जैसे आप ब्राह्मण हो, आप केवल ब्राह्मणों की बात करें, आप क्षत्रिय हो केवल क्षत्रिय की बात करें, आप मुस्लिम हो मुस्लिम की बात करें, हिंदू हो हिंदू की बात करें, तो गलत है। आप सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति समभाव, सर्ववर्ण समभाव की बात करेंगे तो बेटर रहेगा। और मैथिली शरण गुप्त सर्वभाव, समजाति, समलैंगिकता की बात करते हैं। स्त्री पुरुष में भेद भी नहीं करते हैं ये। गुप्त जी भारत राष्ट्र की जो है विविध जातियों और धर्मों और उनके महापुरुषों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। उन्होंने मुस्लिम और बौद्ध संस्कृतियों पर भी रचनाएं लिखी हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदू पर लिखा है। यशोधरा, गुरुकुल, काबा और करबला बौद्ध, सिखों और मुसलमानों के प्रति उनकी आदर भावना से प्रमाण हैं। ठीक है, किसानों के प्रति गुप्त जी विशेष सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि वे हमारे देश के राष्ट्रीय प्राण है, किसान हमारे देश के स्तंभ है, तो उनके बारे में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। अगले विद्वान है जयशंकर प्रसाद। आ जाओ भाई, जयशंकर प्रसाद बहुत जबरदस्त कवि। जयशंकर प्रसाद साहित्यिक परिचय दीजिए। सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मात्र 47-48 वर्ष की अवस्था लेकर के आए, लेकिन हिंदी साहित्य में अमर हो गए। जयशंकर प्रसाद जैसा छायावाद में कोई उनके टक्कर का कवि नहीं आपको दिखेगा। जयशंकर प्रसाद कामायनी जैसा महाकाव्य लिखते हैं, जिसमें चिंता सर्ग से चीज़ें शुरू तो होती हैं लेकिन जाकर के आनंद पर ख़त्म होती हैं। कामायनी मेरे पास रखा हुआ है बेटा, कामायनी अगर आप पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, नील सुकुमार बीच, मतलब कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। चाहे ये एक जो है किसी स्त्री के वर्णन की बात हो, स्त्री के जो है चरित्र की बात हो, या उसके बारे में बात करना हो, उसके स्वभाव के बारे में बात करना हो, कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यही नहीं रुकते, वो अपने विरह की अवस्था को भी लिखते हैं।
आंसू जैसा एक विरह काव्य लिख देते हैं, जो हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। आंसू में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्यों? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में सब कुछ मिलेगा। छायावाद की प्रवृत्तियों को जयशंकर प्रसाद अपने काव्य में इस तरीके समेटते हैं, जिस तरीके से आप मान लीजिए किसी अजगर, जैसे कोई अजगर होता है किसी मनुष्य को या किसी अपने शिकार को लपेट लेता है, उस तरीके से छायावाद की प्रवृत्तियों को अपनी रचनाओं में लपेटे हुए हैं जयशंकर प्रसाद। ये है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को समझना एक दिन की बात नहीं है बेटा। जयशंकर प्रसाद को समझने के लिए लगभग कम से कम तो आपको 30 दिन क्लास लेनी पड़ेगी, तब जयशंकर प्रसाद आपके समझ में आएंगे। जयशंकर प्रसाद को समझना तो आम बात है, आप समझ जाओगे तुरंत, लेकिन उनके अगर डीपली अध्ययन करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिसर्च कर सकते हैं आप जयशंकर प्रसाद पर। इनकी कामायनी पर तमाम कामायनी पुनर्विचार रचना आप पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद ये भी लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना भी इनके अंदर उत्प्रोत से है। जैसे कि लिखते हैं कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां आकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण वह मधुमय देश हमारा। इस तरीके की तमाम नाटक, ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। तो प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनकी रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों के विरुद्ध विरोध किया, छायावाद नाम से एक नवीन काव्यधारा का सूत्रपात किया और उसे अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ नारी त्याग भावना, सेवा भावना, समर्पण भावना आदि गुणों की प्रशंसा की। कहते नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत्नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी या नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस तरीके से चीजों को बयां करने का काम इन्होंने किया। ठीक है। इस प्रकार प्रसाद जी हिंदी के एक युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। वास्तव में प्रसाद जी अपने युग के समस्त कलाकारों में श्रेष्ठतम है। रचनाएं इनकी, प्रसाद जी प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम, पथिक, आंसू, कामायनी, ये सब हैं। कामायनी एक महाकाव्य है जिस पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि जयशंकर प्रसाद को इनकी रचना आंसू पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। 1912 से 13 के आसपास छायावादी काव्य का प्रणयन प्रारंभ हो गया था। 1926 से 27 का काल छायावादी कविताओं का स्वर्णकाल रहा था। इन कविताओं में एक ओर जहां स्वच्छंदता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर चित्रात्मक भाषा भी देखने को मिलती है। नवीन प्रतीकों तथा भाषा के लाक्षणिक प्रयोग को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्म अनुभूतियों एवं सुकुमार भावनाओं का इन छायावादी कवियों में अधिक रहा है। ठीक है। नूतन छंद योजना और अमूर्त उपमान योजना भी इन कवियों में द्रष्टव्य है। प्रसाद जी को छायावाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। अतएव उनके काव्य में छायावाद की प्रायः संपूर्ण विशेषताओं को देखा जा सकता है। इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट कवि हैं आपके निराला जी। निराला के बारे में अगर बात किए तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी छायावाद के वैसे ही कवि हैं जैसे कि जयशंकर प्रसाद रहे हैं। ठीक है। निराला के जीवन में बड़ा दुख रहा है और कहते हैं कि दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। निराला वो हैं। काव्य सौष्ठव। निराला के काव्य में भाव पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं। देखिए, पहली विशेषता है राष्ट्रीय ज्ञान की। ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म को लेकर के बड़ी जानकारी देते हैं। निराला के काव्य में राष्ट्रीय ज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मिलता है। उनकी कुछ कविताओं में राष्ट्रीय आदर्शों, मानवीय गुणों की अभिव्यंजना हुई है। किन्हीं किन्हीं कविताओं में विश्व मानवता की अभिव्यक्ति हुई है। भगवान बुद्ध के प्रति, देवी सरस्वती के प्रति, भारती विजय जय विजय कर ये कविता लिखते हैं। इन तमाम प्रकार की रचनाओं में निराला जी के काव्य के बारे में बड़ा वर्णन अच्छा मिलता है। ठीक है। रस। देखिए, निराला काव्य में करुण, रौद्र और वीर का रसों का सजीव चित्रण करते हैं। करुण रस, वीर रस और रौद्र रस।
उनकी कल्पना इतनी मर्मस्पर्शी है कि पढ़ते ही एक अज्ञात व्यथा से सारा शरीर क्षुब्ध हो जाता है। मन में बिजली सी कौंध उठती है, धमनियों का रक्त उष्ण हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चित्राधार, देख कर देखा नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इस तरीके से उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद में आपके अंदर जो है, आपके धमनियों के अंदर जो होगा वो रक्त जो है वो खौल उठेगा। उनकी रचनाओं में एक तो ओज के कवि भी रहे हैं, दूसरे एक प्रकार से इनके में एक मर्मस्पर्शी दार्शनिकता भी आपको मिलेगी, और इनके जीवन में दुख भी बहुत ज़्यादा रहा, तो वो दुख की वर्णन भी आपको मिलेगी सरोज स्मृति नाम के ग्रंथ में। जो उनकी पुत्री का नाम था सरोज, उन्हीं की स्मृति में याददाश्त में लिखा गया। निराला के काव्य में कुछ गीत दार्शनिक हैं। इन गीतों में आधुनिक युग के अंतर्गत समन्वय जो है समस्त मानव को स्वीकार किया गया है। उन्होंने एक ही साकार सत्ता को अपनी उपासना का केंद्र माना और उसे ही माता और कभी जननी कह करके पुकारा। ठीक है, कौन तम के पार रे कह, यानी कि जयशंकर प्रसाद मतलब कि निराला में दार्शनिकता भी आपको मिलेगी, परुषता भी आपको दिखेगी। निराला के काव्य में करुणा और श्रृंगार की दुर्बल और सड़ी गली भावना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। वह परुष काव्य के अन्यतम कवि हैं। यहाँ तक कि उनके श्रृंगारिक वर्णनों पर भी दर्शन की छाप है। पल्लव प्रयंग परसोती सोफलिके मूल आवाहन भरे बाल सी कपोलों में व्याकुल विकास पर झरते हैं शिशिर चुंबन गगन के, इस तरीके के रचना लिखने के लिए जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के बारे में लिखिए। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान बाल्यावस्था से ही तुकबंदी करने लगी थी। ठीक है, उनके अंदर इतनी अधिक प्रतिभा छिपी थी कि उन्हें कविता लिखने में देर नहीं लगती थी और ना ही कोई अथक प्रयास करने पड़ते थे। वे अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों पर भी कविताओं को लिख दिया करती थी। 9 साल की अवस्था में सुभद्रा जी पहली कविता लिखती हैं। मर्यादा नाम की पत्रिका में कविता छपी थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छापी गई थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा जी पढ़ाई इनकी छूट जाती है। इसके बाद उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में अपना समय दिया। स्वतंत्र होकर के कविताएं लिखना शुरू कर दी। उनका एकमात्र कविता संग्रह है मुकुल नाम से, जो प्रकाशित हुआ है। ठीक है, सुभद्रा जी ने बहुत कम लिखा है। उनकी रचनाएं खास करके मुकुल नाम के काव्य संग्रह में 1930 में प्रकाशित हुआ, इसमें संकलित हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, चित्रधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र। इसमें से मुकुल उनकी 69 कविताओं मतलब 39 कविताओं का संग्रह है। 39 कविताएं मुकुल में संग्रहित हैं। इस कविता पुस्तक पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला हुआ है। त्रिधारा पर माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित केशव प्रसाद पाठक की कविताओं के साथ उनकी रचनाओं का संकलन है। सभा का खेल उनकी बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र में उनकी कहानियाँ भी इस जो है संग्रहित करी गई हैं। तो इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा जी काव्य की साधना का वर्णन कीजिए, सुभद्रा जी के साहित्यिक जीवन का वर्णन कीजिए, या वीर रस की कविताओं में सुभद्रा जी का क्या योगदान है समझाएं, या सुभद्रा जी के देश प्रेम की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरीके के कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। देखिए, छायावाद युग में जिन कवित्रियों ने अपने काव्य कौशल का परिचय दिया उनमें सुभद्रा जी का प्रमुख स्थान है। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं। यदि एक ओर उनमें सामंत युग की छत्राड़ियों का रक्त और ओज भरा हुआ है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय नारी की सहज कोमलता और भावुकता भी दिखाई पड़ती है। इन दोनों की स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। वे जन्मजात कवित्री हैं। उनमें ना तो कल्पना की ऊंची उड़ान है और ना ही कला के प्रति विशेष आग्रह है। ठीक है, मतलब दोनों का समन्वय है, तालमेल है। अंतस्थल में व्याप्त रहने वाली सच्ची अनुभूति ही उनके काव्य का विषय रही है। मुकुल नाम के काव्य संग्रह में उनकी जो रचनाएं संकलित हैं उनमें उनके 2 ही मुख्य विषय हैं। पहला है देश प्रेम और दूसरा है पारिवारिक प्रेम। इन दोनों क्षेत्रों की वे प्रतिनिधि कवित्री हैं। देश प्रेम को लेकर के सुभद्रा जी कहती हैं कि छत्राणी हूँ सुख पाने दे अरुणाकृत की धारों से, बनने दे इतिहास देश का पानी चढ़े दुधारों से, सबल पुरुष यदि भीरू बने, यानी कि अगर कोई सबल पुरुष है वो कायर बन जाए तो इसको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी।
15 कोटि असहयोगिनियाँ दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को कर दे लंका कांड सखी। इस तरीके की छत्राणियों के एक प्रकार से जो गुण हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान में कूट कूट कर भरे हुए हैं। एक तरफ मान मर्यादा की भी एक प्रकार से उत्कंठा दिखाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ इनमें आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक तरफ उनमें जो है छत्राणियों के खून का जो एक प्रकार से है उसकी उबाल भी दिखाई पड़ती है, उसकी उबाल भी आपको दिखाई पड़ती है। उसकी उबाल जो है लगातार समुद्र के लहरों की भांति उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुभद्रा जी इस गर्भोक्ति में पुरुष और नारी दोनों के लिए एक साथ ललकार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः नारी भावना का ही प्रतिनिधित्व किया है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, है राखी सजी पर कलाई नहीं। इस तरह की है राखी सजी पर कलाई नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नबीन के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं, स्पष्ट कीजिए। नबीन जी के काव्य विशेषताएं बताएं। देखिए, देश प्रेम नबीन जी के काव्य का मूल स्वर है। आप वीर काव्य के कवियों में मुख्य रहे हैं। कुछ रचनाओं में प्रेम और भक्ति की भावना देखने को मिलती है। इनमें अपलक और जो है क्वासी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति चित्रण के लिए उन्होंने हिमालय और भारत की प्राकृतिक सुंदरता को मुख्य विषय बनाया। आपके काव्य में सशक्त विद्रोह की भावना भी आपको दिखाई पड़ती है नबीन जी के काव्य में। तो ये बालकृष्ण शर्मा नबीन हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नबीन। नबीन जी की भाषा पर प्रकाश डालें। देखिए, नबीन जी की भाषा ब्रज भाषा रही है, ठीक है। उन्होंने प्रत्येक ग्रंथ में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्यतः खड़ी बोली ही रही है। संस्कृत के भारी और कठिन शब्दों का प्रयोग से बहुत से स्थानों पर दुरूहता इनकी भाषा में आ गई है नबीन जी की। फिर भी उनकी भाषा में प्रवाह अनुकूलता है, यानी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। विप्लव गायन कविता का सारांश लिखिए। देखिए, विप्लव गायन कविता का सारांश क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश की जनता को क्रांति के लिए ललकारा है, आह्वान किया है। वह चाहता है कि ऐसे क्रांतिकारी गीतों का सृजन हो जिसमें संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मच जाए, ठीक है। सब जगह विनाश ही विनाश दिखाई पड़ने लगा, नाश महानाश का चक्र चले, सर्वत्र पारंपरिक अवस्थाएं एवं बंधन टूट जाएं। क्योंकि कवि का विश्वास है कि इस महानाश के बाद पुनः नवीन भारत का निर्माण होगा, जहां देश की जनता सुख और शांति के साथ रह सकेगी। उसके बारे में एक प्रकार से बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दिनकर, दिनकर की कृतियों पर प्रकाश डाले। रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है, ओज के कवि कहे जाते हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य की अन्यतम सेवा की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की है। उन्होंने काव्य की विविध विधाओं पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कृतियों की सूची निम्नलिखित है, जैसे कि काव्य संग्रह में प्रणभंग, बारदोली, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप दौर धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो ये हैं दिनकर जी। दिनकर जी की कई सारी रचनाएं हैं, ठीक है। और इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो है उर्वशी नाम का महाकाव्य लिखा है, जो मेरे पास इस समय मौजूद भी है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई, स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई। उसमें काव्यधारा में कई प्रकार की विशेषताएं, कई प्रकार की चीज़ें आ गई। उनमें ना तो किसी वाद विशेष का प्रभाव रहा और ना ही किसी प्रवृत्ति विशेष का। यही कारण है कि इस युग में एक और प्रयोगवादी काव्य का ही परिवर्तित रूप, नई कविता विकसित और वर्धित हो रही थी, तो दूसरी ओर मानवतावादी काव्य भी गतिशील था। यहाँ पर प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य भी लिखे जा रहे थे और गीत मुक्तक काव्य यानी कि छोटे छुटकल पद भी लिखे जा रहे थे। साथ ही साथ में अंतर प्रांतीय भाषाओं का काव्य साहित्य भी अनुदित हो रहा था। सब मिलाकर के इसको प्रगतिशील और मिश्रित युगीन काव्य आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद के युग को। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। उपर्युक्त सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि आधुनिक काल में हिंदी कविता समयानुसार परिवर्तित संवर्धित होती रही है। उनमें भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से नए नए परिवर्तनों और विशिष्टताओं का समावेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज यह काव्य इतना विपुल वैविध्यपरक बन चुका है कि इनका स्पष्ट समय का आकलन और मूल्यांकन खानों में बांट बांट कर करना पड़ता, मतलब कि उसको करना ना तो संभव है और ना ही उचित प्रतीत होता है। अनेक वाद प्रतिवाद के किनारों को ढाती हुई काव्य की यह सलिला, मतलब कि सरिता निरंतर प्रवाह पथ पर अग्रसर हो रही है और निस्संदेह कहा जा सकता है कि नई नई संभावनाओं से परिपूर्ण होते हुए अग्रसर होती रहेगी। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो
ये जो स्वतंत्रता के बाद का युग है, ये अलग अलग विशेषताओं को अपने आप में शामिल किए हुए है और इसीलिए उसको अलग अलग पढ़ना उतना एक प्रकार से सरल नहीं हो पाएगा। क्लियर? चले, रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हिमालय कविता भारत चीन के युद्ध के समय दिनकर जी ने संसद भवन में गाया था। चूँकि संसद के सदस्य भी थे ये, राष्ट्रकवि दिनकर की हिमालय कविता में वर्तमान समय में जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष भाषा परिलक्षित हुई है, यानी कि जो व्यवस्था थी उसके प्रति गहरा प्रहार है। इस कविता में कवि हिमालय को संबोधित कर कहता है कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्य व साकार मूर्ति हो, ठीक है। तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है। तुम भारत माता के मस्तक पर चमकने वाले हिम किरीट हो, ठीक है। तो हिम किरीट के बारे से तुलना कर दी है हिमालय की। मेरे पर्वतराज, तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगा रखी है? तुम भला किस गूढ़ समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो? हे यतिवर, जरा क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को खोले, क्योंकि दुख से व्याकुल होकर आज पूरा राष्ट्र तुम्हारे चरणों में तड़फ रहा है। मातृभूमि की दायित्व अवस्था से क्षुब्ध कवि पर्वतराज को संबोधित कर पुनः कहता है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि विपत्ति के समय में जिस देश की सीमा पर सजग प्रहरी रूप में खड़े होकर के तुमने देश के वीरों का आवाहन किया, आज वह फिर से तुम्हें त्रस्त होकर के पुकार रहा है। जिस पुण्य भूमि पर भारत की तुमने रक्षा की, तुमने जिसे आश्रय दिया, आज उस पर भीषण संकट आन पड़ा है। इधर तुम ध्यान लगाए हुए बैठे हो और उधर सारा देश जो है वीरान हो जाएगा। ऐसे में हे पर्वतराज हिमालय, तुम अपनी आंखें खोलो और तुम आ जाओ, इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कवि कहता है कि आज तो अवध में राम के सील, पौरुष, मर्यादा की परछाई भी नहीं रही। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की बंसी की तान भी अब नहीं रही। मगध में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की अतुल्य वीरता का शौर्य भी अब नहीं बचा है। हे पर्वतराज हिमालय, अब आपको ही आना पड़ेगा। हे भारतीय गौरव के सजग प्रहरी विशाल पर्वतराज हिमालय, यदि सत्यनिष्ठ और त्यागमूर्ति युधिष्ठिर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो उन्हें खुशी से स्वर्ग जाने दे, परंतु गांडीवधारी और अर्जुन और गदाधारी भीम, बलशाली भीम को तू देश की रक्षा हेतु पुनः इस देश को लौटा दे। क्योंकि हिमालय के पर्वतों से होकर के ही ये पांचों पांडव जो थे वो स्वर्ग लोक को गए थे। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि उनको लौटा दे। युधिष्ठिर को तो ले जा स्वर्ग में, चूंकि स्वर्ग के लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बलशाली गदाधारी भीम को और अर्जुन गांडीवधारी भी अर्जुन को यहाँ पर भेज दे। आज का नया युग शंखनाद करके तुझे जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़ करके जग जा। कहने का मतलब ये है कि आज के युवाओं को एक प्रकार से जगाने का और गांडीवधारी अर्जुन गदाधारी भीम का आह्वान किया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान की परिस्थितियों को देखने के बाद में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, श्याम लाल गुप्ता पार्षद के झंडा गीत नाम का इनका एक गीत है, इसको स्पष्ट करें। देखिए, झंडा गीत की रचना सन 1928 में फतेहपुर जिला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सभापति के रूप में पधारे मोतीलाल नेहरू जी उसमें थे। मोतीलाल नेहरू जी सभापति थे। उनको अचानक अधिवेशन के दूसरे दिन ही आवश्यक कार्य के लिए बम्बई जाना पड़ा था। उनके स्थान पर सभापति तो संभालने वाले व्यक्ति से शंकर विद्यार्थी। उनको अंग्रेज सरकार के विरोध में भाषण देने के कारण से जेल में जाना पड़ा। कांग्रेस ने उस समय अपना चिन्ह तो तिरंगा झंडा तय कर लिया था, पर जन मन को प्रेरित कर सकने वाला कोई झंडा गीत नहीं था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पार्षद जी देशभक्ति और काव्य प्रतिभा दोनों से प्रभावित थे। उन्होंने पार्षद जी से झंडा गीत की रचना करने को कहा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी से कहा कि आप कोई झंडा गीत लिखें, ठीक है। तो काव्य रचना ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जब चाहा जाए तब उसको लिख दिया जाए। पार्षद जी परेशान हुए, समय सीमा में कैसे लिखा जाए, चूँकि समय बहुत कम था। कागज़ कलम लेकर के लिखने के लिए बैठ जाते हैं पार्षद जी। रात को 9 बजे कुछ शब्द कागज़ पर उतरने के शुरू हो जाते हैं इनके। कुछ समय के बाद एक गीत तैयार हो गया जो इस प्रकार था कि राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो रचना बन गई थी। अच्छी भी थी, पर पार्षद जी को लगा कि बात बनी नहीं। लगा गीत सामान्य जन समुदाय के लिए उपयुक्त नहीं था। थक कर वह फिर लेट जाते हैं रात में, पर व्यग्रता के कारण से नींद उनको नहीं आती, क्योंकि उनको वही टेंशन सता रही है। जागते सोते वक्त बदलते बदलते रात को 2 बजने लगा। जैसे रचना उमड़ रही है, वह उठ करके लिखने बैठ जाते हैं। कलम चल पड़ी। पार्षद जी के अनुसार गीत लिखते समय मुझे यही महसूस होता था कि भारत माता स्वयं बैठ करके मुझे एक एक शब्द बता रही हैं और मैं उसको लिखता चला जा रहा हूँ। रात के 2 बजे उन्होंने एक प्रकार से ये चीज़ें लिखनी प्रारंभ करी और आप देखें सुबह होते ही पार्षद जी ने यह गीत विद्यार्थी जी को भेज दिया, जो कंप्लीट हो चुका था, जो उन्हें बहुत पसंद आया।
जब यह गीत महात्मा गांधी के पास गया तो उन्होंने गीत को छोटा करने की सलाह दी। आखिर में 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे देश के झंडा गीत की स्वीकृति दे दी, क्योंकि अधिवेशन उन्हीं का की अध्यक्षता उन्होंने करी थी नेताजी ने। यह ऐतिहासिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। नेताजी ने झंडारोहण किया और वहाँ मौजूद करीब 5000 लोगों ने श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा रचे झंडा गीत को एक सुर में गाया। 1973 में उन्हें शपथ श्री से अलंकृत भी किया गया। उनकी मृत्यु के बाद कानपुर और नरवल में उनके स्मारक बने। नरवल में उनके द्वारा स्थापित बालिका विद्यालय का नाम पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के नाम से संबोधित किया जाने लगा। फूलबाग कानपुर में पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद पुस्तकालय की स्थापना भी हो जाती है। 10 अगस्त 1994 को फूलबाग में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। इसका अनावरण उनके स्वयं के जन्मदिवस पर किया गया। झंडा गीत के रचयिता ऐसे राष्ट्रकवि को पाकर के देश की जनता धन्य है। तो ये थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। झंडा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत है ये इन्हीं का गीत है, जो आपको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, उनकी याद करें किसकी पंक्ति है, भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। उनकी याद करें, ठीक है, ये कविता बड़ी फेमस कविता रही है, तो इसको बताने का प्रयास करेंगे। उनकी याद करें किसकी कविता है, भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। देखिए, प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि भारतीय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञ है, आभारी है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अंग्रेजी सरकार की रूह कपा देने वाली प्रताड़नाओं को सह करके भी अपने निश्चय पर अडिग रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बलिदानियों को उनके आत्मोत्सर्ग को याद करते हुए कभी भारतवासियों को अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसका प्रहरी बनने के लिए भारतवासियों का आह्वान करता है। इस तरीके से जो है उनकी याद करें कविता में कवि बताता है, अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन से, कदम मिलाकर चलना होगा कविता का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही है। कविता का नाम कदम मिलाकर चलना होगा है, यानी एकता की एकता को दर्शाती है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाएं और प्रतिस्पर्धा करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इस कविता में सामूहिक विकास और उत्कर्ष की मोटिवेशन यानी प्रेरणा दी गई है। इस कविता के माध्यम से मनुष्य के हृदय में उत्साह, साहस की भावना को जगाने का प्रयास भी किया गया है। वस्तुतः मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम से कदम मिलाते हुए जीवन पथ में यानी जीवन के रास्ते में आगे की ओर बढ़ना होगा। इसी में मनुष्य की प्रगति का रहस्य जो है छिपा हुआ है। ठीक है, कवि ने जीवन पथ पर चलने के लिए सभी प्रकार के विपत्तियों में भी हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। कवि कहते हैं कि अगर बाधाएं आती हैं तो आएं, भले ही चारों ओर विपत्तियों की छटाएं छा जाएं, मगर हमें हारना नहीं चाहिए। जीवन विभिन्न घटनाओं का संसार है। उन सभी कष्टों व पीड़ाओं से पार पाकर के ही जीवन सफल बनाया जा सकता है। सर्वस्व त्याग और बलिदान के कारण ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अर्थात अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही योगदान देना चाहिए। अनेक प्रकार की विपत्तियों में गुजर कर अपने जीवन की आहुति देकर के भी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। इस तरीके से मातृभूमि के प्रति बलिदान और लोगों को इकट्ठा रहने की एक प्रकार सलाह इस कविता के माध्यम से दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साहिर लुधियानवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहिर लुधियानवी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनको कई पुरस्कार मिला, जैसे कि 1958 में उन्हें औरत ने जन्म दिया मर्दों को साधना के इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साधना फिल्म में ये गाना है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, इस तरीके से गाना है। 1958 में जो है इसको मिला था, अवार्ड मिला था। 1964 में उन्हें फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक, इसको साहिर लुधियानवी को। 1977 ईस्वी में उन्हें फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में, ये जो गीत है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यानी इनको कई पुरस्कार भी मिले थे। ठीक है, प्रेम धवन भी बड़े अच्छे गीतकार हैं बॉलीवुड के। प्रेम धवन के चर्चित गीतों का नाम उल्लेख कीजिए।
देख कई गीत है। पहला गीत है बोल पपीहे बोल रे, आरजू फिल्म का गीत है। सीने में सुलगते हैं आरमा, ये भी तराना फिल्म का गीत है। चंदा मामा दूर के जो है ये बचन है एक, बचन फिल्म का। दिन हो या रात हम रहेंगे तेरे साथ, मिस बॉम्बे का गीत है। जिंदगी भर गम जुदाई का, मिस बॉम्बे। छोड़ो कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी का गाना है। अखियन संग अखिया लागी, बड़ा आदमी फिल्म का गीत है। ठीक है। ए मेरे प्यारे वतन, काबुली वाला नाम की फिल्म आई थी, उसका गीत है ये। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, ये जबक फिल्म का गाना है। मैलों ने छीन लिया बचपन का, ये भी इसी फिल्म का गाना है। ए वतन हमको तेरी कसम, शहीद फिल्म का गाना। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी शहीद मूवी का है। तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला, पवित्र पापी मूवी का गाना। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के जो गाने हैं ये प्रेम धवन जी के हैं, जो बड़े फेमस हिट गाने हैं। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो सुनने को मिल जाएंगे इसको। ठीक है, यूट्यूब पर। चले अगला क्वेश्चन आ चुका, कैफी आजमी किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। देखिए सम्मान और पुरस्कार इनको कई सारा मिला कैफी आजमी को। कैफी आजमी अपनी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है इनको, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1975 में कैफी आजमी को आवारा सिजदे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1970 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला इनको। 1975 में गर्म हवा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्ता फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको मिला। तो इस तरीके से कई अवार्ड इनको मिले हैं कैफी आजमी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न, एक गीतकार के रूप में राजेंद्र कृष्ण का योगदान बताइए। देखिए 1966 की फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे में आशा भोसले की आवाज़ में राजेंद्र का, कवि राजेंद्र हैं राजेंद्र कृष्ण, इनका एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। ठीक है, कौन सा गीत, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। कोई सिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, और तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत भी नहीं। अब राजेंद्र को फिल्मों का मतलब कि फिल्मों को मिलना कम हो गया था, लेकिन जब भी ये गीत लिखते थे तो बड़े फेमस उनके गीत जो है वो क्या नाम है, सुपरहिट होते थे। लेकिन जब भी मौका मिलता था वह कोई ना कोई मकबूल गीत रच देते थे, सुर्खियों में आ जाते थे। 1970 की फिल्म गोपी में उनका लिखा यह गीत देखिए, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक है, सांचा दूजा न कोई। गोपी फिल्म में गाना है, महेंद्र कपूर का भी एक सदाबहार गीत है इसमें, जो आज भी सुनने को मिल जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। ये गाना भी आपको मिल जाएगा, इसी मूवी का है। तो अब राजेंद्र 50 के लपेटे में थे, लेकिन उम्र ने उनके तेवरों पर जरा भी असर नहीं छोड़ा। पर अब गीतकारों की नई खेप आ गई थी और उन्हें मिलने वाले काम में कमी आ गई थी। वह इसकी परवाह किए बिना, मतलब इसकी परवाह भी कहाँ करते थे। घुड़दौड़ में 46 लाख का करमुक्त जैकपॉट जीत कर वह पहले ही फिल्म उद्योग के सबसे धनी लेखक कहलाने लगे थे। वह अंतिम दिनों तक सक्रिय रहने में भी विश्वास करते थे, इसलिए जब भी मौका मिलता था काम से इनकार बिल्कुल नहीं करते थे। कुछ ना कुछ काम में उन्हें आखिरी दम तक मिलता रहता था। इसके अलावा वे तमिल भाषा पर भी हिंदी जैसा ही अधिकार रखते थे और तमिल फिल्मों के लिए उतने ही मशहूर माने जाते हैं। ठीक है, गुलशन बावरा की कृतियों का उल्लेख कीजिए। गुलशन बावरा भी एक कवि हैं। तो गुलशन बावरा ने कल्याण जी आनंद के संगीत निर्देशन में 69 गीत लिखे हैं, जबकि R.D. बर्मन के साथ 150 गीत लिखे। उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम, अगर तुम न होते, सत्ते पे सत्ता, यह वादा रहा, हाथ की सफाई और रफू चक्कर को अपने गीतों से सजाया। गुलशन बावरा को फिल्म उपकार 1967 में आई थी। उपकार में मेरे देश की धरती और जो सोना उगले उगले हीरे मोती उस पर, और फिल्म जंजीर 1973 में आई थी। जंजीर में यारी है ईमान मेरा, इस गीत के लिए फिल्म फेयर जो अवार्ड होता है फिल्म फेयर का, वो भी मिला इनको। ठीक है, किसको, गुलशन बावरा को। गुलजार भी एक गीतकार है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्लियर। गुलजार का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। देखिए संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार इनका पूरा नाम था। जन्म 18 अगस्त 1936 को दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान थे। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा था, माता का नाम था सुजान कौर। जब गुलजार बेहद मासूम और छोटे थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था।
देश के विभाजन के समय इनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर के बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले आए। मुंबई आकर के उन्होंने एक मोटर गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। वह खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने गैरेज का काम छोड़ करके हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल राय, हृषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगते हैं। गुलजार की शादी तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार से हुई थी। हालांकि उनकी बेटी के जन्म के बाद यह जोड़ी अलग हो गई थी, लेकिन गुलजार साहब और राखी ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। उनकी एक बेटी मेघना गुलजार जो कि एक फिल्म निर्देशिका भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने हिंदी में जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य था जिसमें फिल्म वगैरह भी शामिल थी उसके बारे में आपने समझा। इससे पहले आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता का BA BSc BCom के महासंग्राम महामैराथन रिवीजन क्लास जो BA BSc BCom के सेमेस्टर 5 में शामिल है को करिकुलर कोर्स के रूप में, तो उसको देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।